ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहीं से मानव जीवन की शुरुआत हुई थी। पूरी पृथ्वी पर मानव जीवन को जन्म दिया। उसी मानव ने इतने सितम ढाए इस पर कि आज भी यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। आज भी ये जो महाद्वीप है एक डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को ऐसे केक की तरह काट काट कर बांटा गया। मानव को जिसने जिंदगी दी, आज उसी को पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ा है कि जिसे पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुम जवां हो गए देखते देखते। परवरिश को हमारी रौंद गए तुम, कुछ इस कदर तुमने किए सितम। बेवफा हमें करार देकर तुम वफा हो गए देखते देखते। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे द डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस पर ज्योग्राफी ने बहुत सितम ढाए हैं। जो सूर्य की उष्मा रहती है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है। अर्थात पूरे वर्ष भर इसमें भीषण गर्मी बनी रहती है। और दूसरे सितम ढाए हैं यहाँ के लोगों ने। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वो लोग इन लोगों को बहुत घृणा की नज़र से देखते हैं। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहीं से मानव जीवन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो आदि मानव आया था, अफ्रीका महाद्वीप में ही आया था। तो आदि मानव की जो जन्म स्थली है वो अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। और जिसने इस पूरी पृथ्वी पर मानव जीवन को जन्म दिया, उसी मानव ने इतने सितम ढाए इस पर कि आज भी यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। आज भी ये जो महाद्वीप है एक डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि जो वेस्टर्न लोग हैं, उन्होंने इनका इतना शोषण किया, बहुत शोषण किया। इनका कल्चर का शोषण किया, सामाजिकता का शोषण किया, ज्योग्राफी का शोषण किया, बहुत शोषण किया। अफ्रीका महाद्वीप को ऐसे केक की तरह काट काट कर बांटा गया। तुमने देखा होगा इसकी सारी रेखाएं, जो इसके देश है वो बिल्कुल सीधी सीधी है। इनकी जो सीमा रेखाएं हैं देश की। तो जो वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज़ थे, उन्होंने इसको टुकड़े कर कर के बांट लिया, अर्थात इसको नोच नोच के खा गए। और जब छोड़ने की बारी आई तो इस कदर छोड़े कि ये भविष्य में भी कभी उभर नहीं पाएगा। जिसने मानव जीवन को बनाया, उसी मानव ने इस पर इतने सितम ढाए हैं। यहाँ के लोगों को आज भी इतनी घृणा की नज़र से देखा जाता है। सबसे ज़्यादा भीषण गरीबी इसी महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा करप्शन या सबसे ज़्यादा अत्याचार यहीं पर होते हैं। सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी, भीषण गरीबी, सारी जो इस दुनिया के दुख दर्द हैं वो यहीं पर हैं। और ये सब का रीज़न है मानव को जिसने ज़िंदगी दी, आज उसी को पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ा है। जिसको पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुम जवां हो गए देखते देखते। परवरिश को हमारी रौंद गए तुम, कुछ इस कदर तुमने किए सितम। बेवफा हमें करार देकर तुम वफा हो गए देखते देखते। तो अफ्रीका महाद्वीप के पास इतना सितम हुआ है कि यहाँ का जो कल्चर है, सबसे हीन दृष्टि से देखा जाने वाला कल्चर है इन लोगों का। क्या किसी देश का कल्चर, किसी देश की छोड़ो, पूरे कॉन्टिनेंट का कल्चर, कितने कल्चर होंगे, कितने देश है? 58 देश है इस महाद्वीप में। तो जितने देश हैं उनका कल्चर, क्या किसी का कल्चर गंदा हो सकता है? कल्चर तो गंदा नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों ने इतनी हीन भावना से कि आज भी इन लोगों को देखकर ऐसे नोचने का मन करता है यूरोपियों का। इतनी भद्दी नज़र से देखते हैं इन लोगों को। तो जो मानव था उसी ने इसको क्या बना दिया? डार्क कॉन्टिनेंट बना दिया। तो हम देखते हैं द डार्क रियलिटी ऑफ डार्क कॉन्टिनेंट। यहाँ का एक देश है लीबिया। लीबिया में एक स्थान है अल अजीजिया है। ये विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है और यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यूके वालों ने 26 डिग्री सेंटीग्रेड को हीट वेव कहा है। यहाँ पर 58 डिग्री सेंटीग्रेड, बारिश का नाम निशान नहीं है। इतने गहरे टेम्परेचर में बच्चे खेलते रहते हैं इनके, और 26 डिग्री को हीट वेव, तो सोचो कितनी तकलीफ़ें झेलते होंगे ये लोग। तो खनिज के बारे में देखिए तो क्या इसमें खनिज की मात्रा कैसी है? और खनिज की दृष्टि से देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप बहुत संपन्न
कॉन्टिनेंट है क्योंकि इसका एक साउथ अफ्रीका देश है। इसमें एक पर्वत श्रृंखला है ड्रेकन्सबर्ग। यहाँ पर सोने और हीरे के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी में सोना है भाई। बस इनकी बदकिस्मती ये है कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है अयस्क से धातुओं को अलग करने की। सोना या जो हीरे हैं, खानों से यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी खान है, किम्बरले खान है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है कि किस तरह से मिट्टी से सोने को अलग किया जाए, उसका प्यूरिफिकेशन किस तरह से किया जाए। इतनी बदनसीबी है और इतनी डार्क है कि कोई देश यहाँ पर आकर रिसर्च करना नहीं चाहता। यहाँ की जो डेवलपमेंट है, कोई भी यहाँ का डेवलपमेंट नहीं चाहता। पर्सनली हमारे भारत के रिश्ते अफ्रीका से बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत को छोड़ करके जितने भी ये अंग्रेज़ लोग हैं, इसका डेवलपमेंट देखना नहीं चाहते, यहाँ की जन सुविधाएं नहीं देखना चाहते, इनके लोगों को नहीं देखना चाहते। इसकी एक ओवरऑल जानकारी ली है, अब इसको अंदर से देखते हैं। अगर इसको देखें तो यहाँ से हो जाता है एशिया शुरू। तो एशिया को और अफ्रीका को अलग करता है एक है स्वेज नहर। यहाँ पर स्वेज नहर है जो एशिया को और अफ्रीका को अलग करता है। स्वेज नहर के बारे में डिटेलिंग अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर से देखते हैं। और यहाँ पर है एक रेड सी, लाल सागर। एक तो स्वेज नहर और एक है लाल सागर जो एशिया को और अफ्रीका को अलग किया। और यहाँ पर है बाब उल मंडाव जल संधि। ये एक जल संधि है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसको कहा जाता है आंसुओं का द्वार, आंसुओं का प्रवेश द्वार। यहाँ पर आते आते लोगों के आंसू निकल आते हैं, इतनी गहराई की जल संधि है ये। ऊपर है भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर यहाँ पर से यूरोप शुरू हो जाता है। यूरोप का यहाँ पर पहला देश आता है स्पेन। अफ्रीका का देश है मोरक्को, यूरोप का देश है स्पेन। इन दोनों को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एकमात्र प्रवेश द्वार है। तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अब इसके अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इसकी ज्योग्राफी क्या है। तो सबसे पहले पर्वतों के बारे में देखते हैं। तो एटलस पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, 3 देश है। 3 देशों में फैली हुई है एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉवकल। एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉवकल जो मोरक्को देश में स्थित है। दूसरा है केन्या, ये सोमालिया है। उसके जस्ट नीचे है केन्या, उसके जस्ट नीचे है तंजानिया और यहाँ पर है इथोपिया। तो इथोपिया और केन्या की सीमा पर, ये जो इथोपिया और केन्या की सीमा पर है, यहाँ पर पर्वत बना हुआ है माउंट केन्या। जो केन्या पर्वत है उसके पूर्वी ढाल पर, यानी इथोपिया की तरफ पूर्व में सूर्य उदय होता है तो सीधी किरणें पड़ती है इसके पूर्वी ढाल पर। तो पूर्वी ढाल पर इसके कॉफ़ी का उत्पादन होता है माउंट केन्या में। और इसके पश्चिमी ढाल पर जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है अर्थात केन्या देश की तरफ, यहाँ पर जो है चाय का उत्पादन होता है। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, कौन सा पर्वत कहाँ है, उसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं, एक एटलस लो और उस पर हाईलाइट करते जाओ। बिना एटलस के जीएस पढ़ना समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। सबके पास एटलस होनी चाहिए। जो जो हम बता रहे हैं उसको हाईलाइट करते जाओ और रिवीजन करते रहना। बिना एटलस के पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, बर्बादी है समय और कुछ नहीं। अगला पर्वत आता है माउंट किलिमंजारो। देखो ये देश है तंजानिया। तंजानिया में जो पर्वत है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। बहुत ऊंचा पर्वत है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है जो निष्क्रिय है अर्थात एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। ये इतना बड़ा है कि ये बर्फ़ से ढका रहता है। अब आप कहोगे कि इतनी भीषण गर्मी यहाँ से बर्फ़ कहाँ से आई। टेम्परेचर सूर्य के तापमान पे तो निर्धारित करता है और हाइट के साथ भी टेम्परेचर घटता जाता है। तो इतना ऊंचाई कि बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेट वाइट माउंटेन। नोट कर लेना, जो माउंट किलिमंजारो है इसको क्या कहा जाता है, ग्रेट वाइट माउंटेन। माउंट किलिमंजारो का ही नाम है, इसको कहा जाता है ग्रेट वाइट माउंटेन। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो पूरे अफ्रीका महाद्वीप की। अगला पर्वत आता है माउंट रुवेंजोरी। ये जो रुवेंजोरी, माउंट रुवेंजोरी को चंद्रमा का पर्वत भी कहा जाता है। ये पर्वत भी बर्फ़ से ढका रहता है, इस वजह से वाइट दिखाई देता है चांद की तरह, तो इसको चंद्रमा का पर्वत भी कहा जाता है।
कहा जाता है कि माउंट रुवेंजोरी से, इसी पर्वत से नील नदी को जल की प्राप्ति होती है। अगली पर्वत श्रृंखला आती है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला में। एक पर्वत श्रृंखला है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला, जो एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला प्राचीन, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है थवाना नित्याना, जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। तो हमने पर्वत श्रृंखला देख ली। एटलस पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला जो मोरक्को देश है, अल्जीरिया देश है, ट्यूनीसिया देश है, 3 देशों में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोवकल। ये जो चोटी है ये मोरक्को देश में स्थित है। अगला पर्वत है माउंट केन्या, जो इथोपिया और केन्या की सीमा पर है। सूर्य की सीधी किरणें इथोपिया की तरफ पड़ती है, अर्थात पूर्वी साइड में जहां पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। सूर्य की तिरछी किरणें जहां पर पड़ती है, अर्थात केन्या की तरफ चाय का उत्पादन होता है। तो इथोपिया में कॉफ़ी होती है और केन्या में चाय होती है। माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, एक मृत ज्वालामुखी है, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको ग्रेट व्हाइट माउंटेन कहते हैं। माउंट रुवेंजोरी, इसको चंद्रमा का पर्वत कहते हैं। ये कोंगो गणराज्य और जाम्बिया देश की सीमा पर स्थित है। ऊंचाई पर यह भी ऊंचा पर्वत है, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये भी बर्फ से ढका रहता है, तो चांद की तरह व्हाइट दिखाई देता है, इसलिए इसको चंद्रमा का पर्वत कहते हैं। और माउंट रुवेंजोरी से ही नील नदी को जल की प्राप्ति होती है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला साउथ अफ्रीका में और मोजाम्बिक देश में फैली हुई है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है थवाना नित्याना। और जो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर सोने और हीरे के भंडार पाए जाते हैं। आगे देखते हैं पठार। सबसे पहले आता है जोस का पठार। जोस का पठार कहाँ कहाँ है? देखो, ये देश है नाइजर, ये देश है नाइजीरिया। तो नाइजर और नाइजीरिया दोनों देशों में फैला हुआ है जोस का पठार। नाइजर और नाइजीरिया देशों में फैला हुआ है जोस का पठार। अगला पठार है रवांडा का पठार। ये अंगोला देश है। अंगोला में एक स्थान है रवांडा, उस रवांडा में एक पठार है बी का पठार, BI। रवांडा का बी पठार कहते हैं जिसे। रवांडा का बी पठार अंगोला देश में है, जिसमें एक स्थान है रवांडा, उसमें है रवांडा का बी पठार। अगला है कटंगा का पठार। अभी कटंगा का पठार कहाँ है? देखो, ये जाम्बिया देश है, ये कोंगो गणराज्य है। जाम्बिया और कोंगो गणराज्य की सीमा पर ही स्थित है कटंगा का पठार। अगला पठार है ग्रेट कारो का पठार, साउथ अफ्रीका देश में स्थित है। तो जो जोस का पठार है, यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं और कोयला पाया जाता है। और जो रवांडा का पठार है, रवांडा का बी पठार, यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। ये जो कटंगा का पठार है, जाम्बिया और कोंगो गणराज्य की सीमा पर, इस कटंगा के पठार में किसके भंडार पाए जाते हैं? यहाँ पर टिन के भंडार पाए जाते हैं। और ग्रेट कारो का जो पठार है, ये यूरेनियम यहाँ पर पाया जाता है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो साइड में लिख लो। अगर खनिज की भी बात करते हैं तो जोस के पठार में क्या पाया जाएगा? कोयला और लौह अयस्क। रवांडा के बी पठार में क्या पाया जाएगा? बॉक्साइट के भंडार। अगर कटंगा की बात करें तो यहाँ पर किसके भंडार पाए जाएंगे? टिन के भंडार। और ग्रेट कारो पठार में क्या पाया जाता है? यहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अर्थात खनिज संपदा की दृष्टि से जो अफ्रीका महाद्वीप है एक संपन्न महाद्वीप है। आगे देखते हैं झीलें। सबसे पहली आती है वोल्टा झील। देखो, यहाँ पर एक देश है घाना देश। ध्यान से देखो, ये ग्रीनविच रेखा गुजर रही है, ग्रीनविच रेखा पर स्थित है घाना देश। इसी घाना देश में, ये जो घाना देश है, इसी घाना देश में एक झील है जिसका नाम है वोल्टा झील। वोल्टा झील जो है एक मानव निर्मित झील है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो वोल्टा झील है। घाना देश में स्थित है। ये जो घाना देश है इसमें ये झील स्थित है, और ये जो झील है ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। अगली झील आती है ताना झील। जो ताना झील है ये देश है इथोपिया। इस इथोपिया देश में स्थित है ताना झील। इथोपिया देश में ताना झील है, वोल्टा झील घाना देश में, और ताना झील कहाँ पर है? इथोपिया देश में स्थित है ताना झील। अगली झील आती है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? देखो, केन्या, युगांडा, तंजानिया, 3 देश है। ध्यान से देखो, इथोपिया है ना, उसके जस्ट नीचे है केन्या। एटलस है सबके पास, हाईलाइट करते जाना जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से देख देख के। इथोपिया के नीचे केन्या, और उसके पश्चिम साइड में है युगांडा, और उसके केन्या के नीचे है तंजानिया। तो इन तीनों देशों की सीमा पर जो झील है उसका नाम है विक्टोरिया झील। हाईलाइट करते जाना।
एटलस में सब मिलेगा, अफ्रीका का नक्शा खोल के। तो विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? केन्या, तंजानिया और युगांडा, इन तीनों देशों की सीमा पर है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से नील नदी की उत्पत्ति होती है वाइट नील अर्थात श्वेत नील के नाम से, और जो ताना झील है इथोपिया में स्थित, यहाँ से नील नदी की उत्पत्ति होती है ब्लू नील के नाम से, जो ये है उत्तरी सूडान, ये है दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर के मिलती है। आगे पढ़ेंगे जब नदियाँ पढ़ेंगे जब। तो वोल्टा झील हो गई, ताना झील हो गई, विक्टोरिया झील हो गई। एक है टंगानिका झील। देखो तुमने सुना होगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है 2 भागों में टूट रहा है, यहाँ से एक महान भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है अफ्रीका महाद्वीप में। तो जो महान भ्रंश घाटी का निर्माण ऐसे हो रहा है अर्थात ये ऐसे टूट रहा है, तो यहाँ जो खड्डा बन रहा है उस खड्डे में जो झील है वो है टंगानिका झील। अब कितनी लंबी है? विश्व की सबसे लंबी झील है, क्योंकि बनी ऐसे है, ऐसे ये अलग पार्ट हो रहा है, यहाँ से टूट रहा है अफ्रीका महाद्वीप, तो इस खड्डे में बनी हुई झील है, तो सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। और ये दूसरी सबसे गहरी झील है। अगर सबसे गहरी झील की बात करें तो रूस में है बैकाल झील, जो सबसे गहरी झील है। ये दूसरी सबसे गहरी झील है विश्व की, और विश्व की सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। अगली झील आती है न्यासा झील, या इसी को कहते हैं मालावी झील। देखो ये मोजाम्बिक है, ये जाम्बिया है, ये तंजानिया है और ये है मालावी। तो मालावी, तंजानिया और मोजाम्बिक तीनों देशों की सीमा पर एक झील बनी हुई है। उस झील का नाम है न्यासा झील। ये जो न्यासा झील है इसको पहले न्यासा झील के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन ये जो देश है ना मालावी, इस मालावी देश के नाम पर इस झील का नाम भी मालावी झील कर दिया गया है। ये झील भी थोड़ी इस तरह से लंबी है। क्यों? क्योंकि ये भी उसी घाटी में, उसी महान भ्रंश घाटी में पानी भरने के कारण बनी है। तो ये झील कौन सी हो गई? टंगानिका झील, हाईलाइट कर लेना। ये झील कौन सी हो गई? मालाविया न्यासा झील। अब इसको वर्तमान में मालावी नाम से जाना जाता है, जबकि इसका जो प्राचीन नाम था वो था न्यासा झील। आगे आती है चाड झील। चाड झील देखो, ये देश है नाइजर, ये है नाइजीरिया, ये है कैमरून और ये है चाड। ये कौन सा पठार है बताओ? जोस का पठार है। तो 4 देश हो गए, कौन कौन से? नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चाड। इन चारों देशों की सीमाओं पर एक झील बनी हुई है, जिस झील का नाम है चाड झील। चारों देशों की सीमाओं पर जो झील बनी हुई है उसका नाम है चाड झील। कौन कौन से 4 देश हैं? हाईलाइट करते जाना। नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चाड, इनकी सीमाओं पर चारों देशों में फैली हुई है वो झील है चाड झील। तो हमने पर्वत देख लिया, पठार देख लिया, पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो भी देख लिया, और झीलें भी देख ली। अब इन झीलों से कुछ नदियाँ निकलती है, उनको देख लेते हैं। ये वोल्टा झील है, ये चाड झील है। अभी हमने पढ़ा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील किन 3 देशों की सीमाओं पर? केन्या, युगांडा, तंजानिया। तो विक्टोरिया झील से नील नदी की उत्पत्ति होती है वाइट नील के नाम से, श्वेत नील के नाम से। यहाँ से नील नदी निकलती है और केन्या और युगांडा देश की सीमा बनाते हुए दक्षिणी सूडान से होते हुए, उत्तरी सूडान में होते हुए, इजिप्ट से होते हुए, और ये चली जाती है किसमें? भूमध्य सागर में चल जाती है। लेकिन यहाँ से श्वेत नील नदी की उत्पत्ति होती है, और जो ताना झील है, इस ताना झील से ब्लू नील नदी की उत्पत्ति होती है, और ये उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर के मिलती है। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर दोनों नदियाँ मिलती है। कौन कौन सी? विक्टोरिया झील से कौन सी नदी? वाइट नील नदी, श्वेत नील नदी की उत्पत्ति हुई। ताना झील से ब्लू नील नदी अर्थात नीली नील नदी की उत्पत्ति हुई, और दोनों जाकर के एक जगह मिल गई। कौन सी जगह पर? उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम, खार्तूम में जाकर के मिल गई, और यहाँ से जो है कहलाती है ये नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये आगे चलती है और पहुँचती है मिस्र में। देखो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी जो है उसी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। जो मिस्र का जो आज का ये रूप है, कहते हैं कि मिस्र जो है नील नदी की ही देन है। और मिस्र की एक राजधानी है काहिरा। यहाँ पर लगभग मिस्र की राजधानी है काहिरा। ये मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे ही स्थित है। हाईलाइट करो नक्शे में, देख के काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है, और ये जो नील नदी है भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है। मिस्र का एक सबसे प्रमुख बंदरगाह है, उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया या सिकंद्रिया बंदरगाह है। वो जो सिकंद्रिया बंदरगाह है वो भी इसी पर स्थित है, नील नदी के मुहाने पर स्थित है। अलेक्जेंड्रिया या सिकंद्रिया बंदरगाह है। मिस्र की राजधानी काहिरा, ये भी किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। और मिस्र में नील नदी पर एक बांध बना हुआ है, अस्वान बांध।
मिस्र में कौन सा बांध बना हुआ है? अस्वान बांध बना हुआ है नील नदी पर, और एक झील बनी हुई है नासिर झील। इस अस्वान बांध बनाया गया और इसके पीछे जो पानी इकट्ठा हो गया तो एक नासिर झील बनी हुई। सारी चीज़ें मिलेगी, हाईलाइट करते जाना। जोस का पठार है, जोस के पठार से निकलती है नाइजर नदी। जो नाइजर नदी है वो किन किन देशों में प्रवाहित होती है? ये जोस के पठार से निकल करके नाइजर देश से होते हुए नाइजीरिया देश में से होते हुए और यहाँ पर गिर जाती है अटलांटिक महासागर में पश्चिम दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हुई। ये जो नाइजर नदी है, इस नदी घाटी में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। नाइजर नदी घाटी में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और ये जो देश है नाइजीरिया, इस नाइजीरिया को कहते हैं विश्व का ताड़ का वृक्ष, क्योंकि यहाँ पर ताड़ का तेल पाया जाता है। पाम, जिसको ताड़ को इंग्लिश में बोलते हैं पाम ऑयल, तो पाम ऑयल पाया जाता है। तो नाइजीरिया को कहते हैं पाम ट्री, अर्थात विश्व का ताड़ का वृक्ष कहते हैं। तो ये जो नाइजर नदी है, इसमें पेट्रोलियम के भंडार पाए जाने के कारण इसको ऑयल रिवर या तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके घाटी में नाइजीरिया जो देश है, इस नाइजीरिया देश में इस नदी घाटी में ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ से ताड़ का तेल निकाला जाता है। ताड़ का तेल पाया जाता है विश्व में, तो इसको पाम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ताड़ नदी, पाम रिवर, सारी चीज़ें नोट करते जाना। एक नदी है जो कटंगा के पठार से निकलती है, उत्तर की तरफ बहती है और फिर वापस दक्षिण की तरफ बहती हुई भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम है कोंगो नदी, या इसी को कहते हैं जायरे नदी। इस नदी का नाम है कोंगो या जायरे। मिल गए सभी को एटलस पे? कोंगो या जायरे नदी। कोंगो जायरे नदी कहाँ से निकल गई? कटंगा के पठार से निकलती है। कटंगा के पठार से निकलती है, कोंगो गणराज्य में बहती है और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऐसी नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कोंगो या जायरे नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी हमने देखा नील नदी है, और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कोंगो या जायरे नदी। नील नदी जो है पूरे विश्व की ही सबसे बड़ी नदी है, लंबाई की दृष्टि में बात कर रहे हैं। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई? कोंगो या जायरे नदी, जो विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कोंगो या जायरे नदी की एक सहायक नदी है जो कोंगो गणराज्य में बहती है, और इसी में कोंगो या जायरे नदी में आकर के मिल जाती है। देखो, कोंगो या जायरे नदी का प्राचीन नाम था जायरे, और कोंगो गणराज्य देश के नाम पर इसका नाम पड़ गया कोंगो नदी। ठीक है, तो ये जो नदी है उसको कहते हैं कसाई नदी। कोंगो नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है कसाई नदी। कसाई नदी को विश्व की हीरा नदी कहा जाता है। ये जो पठार था ग्रेट कारू का पठार था, और पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला थी। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी थवाना नित्याना, यहाँ से एक नदी निकलती है, उत्तर की तरफ जाती है और फिर ये मोजाम्बिक की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो मेडागास्कर द्वीप है और ये मोजाम्बिक देश है, यहाँ पर ये जो खाड़ी है इसको कहा जाता है मोजाम्बिक की खाड़ी। तो मोजाम्बिक की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। मिल गई सभी को? लिम्पोपो नदी, ध्यान से देखो, मकर रेखा को 2 बार काट रही है। लिम्पोपो नदी कहाँ से निकलती है? ये जो लिम्पोपो नदी है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटती हुई कहाँ गिरती है? मोजाम्बिक की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ से 2 नदियाँ और निकलती है। एक नदी निकलती है ऑरेंज नदी, एक नदी निकलती है वाल नदी। तो ऑरेंज और वाल नदियाँ हाईलाइट कर लेना सभी चीज़ों को। ऑरेंज और वाल नदियाँ यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑरेंज और वाल नदियाँ जो है यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। रवांडा का बी पठार, इस रवांडा के बी पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी रवांडा के बी पठार से निकलती है और मोजाम्बिक जलसंधि में गिरती है। ये जाम्बिया देश में प्रवेश करती है। जाम्बिया देश में इस पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है। जाम्बिया देश पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात, ध्यान रखना, जाम्बिया नदी पर है। और जाम्बिया नदी कहाँ से निकलती है? अंगोला देश में स्थित रवांडा के बी पठार से निकलती है और जाम्बिया देश में प्रवेश करती है। तो विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है। और ये कहाँ जाके गिरती है? ये जाके गिरती है मोजाम्बिक की खाड़ी में जाके गिरती है, मोजाम्बिक देश के पास में। तो हमने जो अभी नदी पढ़ी थी ये कोंगो नदी। कोंगो नदी पर कोंगो गणराज्य में एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है स्टोन जलप्रपात। स्टेनले एंड लिविंगस्टोन जलप्रपात बना हुआ है। 2 व्यक्ति थे, स्टेनले और लिविंगस्टोन। ये दोनों ही व्यक्ति थे जिन्होंने इसको ब्लैक महाद्वीप कहा था, डार्क कॉन्टिनेंट कहा था।